हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आईपीसी देखेंगे और आईपीसी में चैप्टर 10 देखेंगे और चैप्टर 11 देखेंगे। आईपीसी का अगर देखा जाए तो इसमें 511 धाराएं हैं, लेकिन सारी धाराएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पर्पज के लिए। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जहां से प्रश्न बनते रहे हैं या फिर बनने की आगे संभावना है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो एक यूपीएसआई में एक काफी बड़ा पार्ट जो है मूल विधि का जो है वो आईपीसी, सीआरपीसी या फिर अन्य जो एक्ट्स हैं उनसे पूछे जाते हैं। अगर इसका पुराने पेपरों को देखा जाए और उनके विश्लेषण किया जाए तो आपसे वह धाराएं नहीं पूछी जाती हैं जो कि आपको मतलब की नहीं है, क्योंकि आप अभी तक जब सेलेक्ट नहीं होते हो, आप में जो एग्जाम का पर्पज होता है वो आपको सिलेक्शन देना होता है। तो सेलेक्ट जब तक आप नहीं हुए हो तो जो कानूनी कार्यवाहियां जिनसे आप परिचित नहीं हो वहां से धाराएं नहीं पूछी जाती हैं। एक जो नैतिक या फिर सामाजिक जीवन से जुड़ी जो धाराएं होती हैं, जो आम दिनों में लगी लगी रहती हैं, उनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोक सेवक के विधिपूर्ण प्रतिकार के विषय में कुछ जो धाराएं हैं, अध्याय 10 और अध्याय 11 जो है वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अध्याय 10 की, तो अध्याय 10 जो है वह लोक सेवक, तो लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में जो है वहां की बात करता है। अर्थात हम कहें कि लोक सेवक के प्राधिकार, तो लोक सेवक को जो जो अधिकार होते हैं, तो अगर लोक सेवक अपने अधिकारों के अधीन रहते हुए जब कोई विषय पर या तो कोई आदेश निकालता है या कोई डिक्री निकालता है या फिर कोई समन तालीम जो भी वह निकालता है, अगर आप उनकी अवज्ञा करते हो या फिर उनको नहीं मानते हो, तो उस विषय के बारे में जो अपराध हैं उनके बारे में चैप्टर 10 बताता है। तो इसमें चैप्टर 10 में जो है वह 172 से लेकर 190 तक धाराएं दे रखी हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली धारा, धारा 172। तो धारा 172 जो कहती है वह कहती है समनों की तालीम, समनों की तामील या फिर अन्य कार्रवाइयों से बचने के लिए फरार हो जाना। तो समनों की तालीम, अगर मान लिया जाए कि यह लोक सेवक है, लोक सेवक कोई पटवारी हो सकता है, जिले का डीएम हो सकता है, न्यायालय हो सकता है या फिर अन्य ऐसा प्राधिकारी जो क्या है लोक हित में काम करता हो या फिर विधि रूप से उसको आबद्ध किया गया हो किसी कार्य को करने के लिए। तो जब लोक सेवक अपने विधिपूर्ण कार्य के लिए क्या है आपके खिलाफ या तो न्यायालय निकाले या फिर वह लोक सेवक निकाले, तो अगर ऐसा आदेश निकालता है, तालीम निकालता है जिसमें क्या है, जिसमें आपको मौजूद होना है लेकिन आप उससे क्या हो जाते हो, फरार हो जाते हो, तब भैया धारा 172 जो है वह काम करती है। तो धारा 172 काम करती है। इसमें क्या है, जो समन आपको पकड़ने के लिए निकाले गए थे उनसे बचने के लिए आप क्या हो जाते हो, फरार हो जाते हो। तो ऐसे में जो दंड है वह 1 महीने की कैद है या फिर 500 रुपए का जुर्माना। तो 1 महीने की कैद, जो कैद क्या होगी, सादा कारावास होगी, या फिर 500 रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित आपको किया जाएगा। लेकिन अगर बात यही वहां आ जाती है कि कोर्ट ने कोई आदेश या फिर जो सिविल सेवक है या फिर लोक सेवक है उसने कोई आदेश निकाला और आपको हाजिर होने के लिए, मौजूद होने के लिए टाइम या फिर समय दिया गया था, लेकिन आप उस समय पर हाजिर नहीं होते हो। यहां तो था समनों की तालीम से बचने के लिए फरार हो जाना, लेकिन जब आपको खुद को हाजिर होना था या फिर कोई दस्तावेज पेश करना था और उस टाइम पर आप नहीं पेश करते हो, तो यह कैद जो 1 माह की थी वह बढ़कर हो जाती है 6 महीने और जुर्माना हो जाता है 1000 रुपए। तो धारा 172 हमने देखा समनों की तालीम या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। अब बात करते हैं नेक्स्ट धारा, तो धारा 174। तो हम धारा 174 को देखेंगे। तो 174 जो है वह कहती है लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। तो लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, इसका मतलब यह है कि जब कोई लोक सेवक, कोर्ट या फिर कोई भी अन्य प्राधिकारी जो क्या है आपको ऐसा आदेश निकालने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है या फिर विधि द्वारा उसको क्या है, यह पावर दी गई है कि वह ऐसा आदेश निकाल सके। तो यह जानते हुए अगर लोक सेवक कोई आदेश निकालता है और क्या करता है, आप वह आदेश नहीं मानते हो और आप गैर हाजिर रहते हो, मान लिया कि आपके घर पर पहले कोई समन आया था और आप उस समन पर मौजूद नहीं थे, तो वह तो था आपका गैर हाजिर होना। लेकिन इस बार आपको जो है समन जो है पहुंचा दिया गया और आपने वह समन आपके हाथ में पेश कर दिया गया। तो मान लिया
अब इस बार आपको समन पहले ही मिल चुका है और आपको कोई डेट और टाइम दिया गया है कि आपको इस समय पर प्रस्तुत होना है, या तो न्यायालय के सामने या फिर जो सिविल सेवक है उसके सामने। तो जब आपको टाइम दे दिया गया और निश्चित समय या स्थान दे दिया गया और आप उस पर प्रेजेंट नहीं होते हो, तो भैया धारा 174 जो है प्रभावी हो जाती है और आप पर क्या लगेगी, धारा 174 लगेगी। और इसमें भी क्या है, जो दंड है वह 6 महीने का कैद या फिर 1000 रुपए का जुर्माना। तो यहाँ जो दंड होगा वह क्या होगा, कारावास होगा, जो कि 6 महीने का वह सादा कारावास माना जाएगा। अब बात करें धारा 175 की, तो धारा 175 जो है वह होता है दस्तावेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने का लोप। तो मान लिया जाए कि आप क्या है, आपके जो दुकान है उसमें चोरी हुई थी और वह चोरी किसी व्यक्ति ने की थी, और आपके पास आपकी जो दुकान है उसमें आपके मान लिया पड़ोस वाली दुकान है उसमें चोरी हुई थी, लेकिन आपकी दुकान में क्या लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे और फुटेज आप वहां से फुटेज जो है कोर्ट ने आपसे मांगी। तो मान लिया जाएगा आपसे वो फुटेज जो है कोर्ट ने मांगी, लेकिन आपको क्या किया गया, विधि द्वारा आबद्ध किया गया कि आप ऐसी जो है साक्ष्य जो है वह आप प्रोवाइड कराइए, लेकिन आप वह प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो जो दस्तावेज है या फिर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो आपको पेश करने के लिए कहा गया था, आपने उसका लोप कर दिया और आप वह प्रस्तुत नहीं करते हो, तो भैया 6 महीने का सादा कारावास और 1000 रुपए का जुर्माना यह दंडनीय होगा। तो 6 महीने का कारावास या फिर 1000 रुपए का दंड आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें धारा 177 की, तो 177 जो है यह काफी इंपॉर्टेंट है और यह जो है बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो धारा 177 जो है यह है मिथ्या इत्तला देना या फिर सूचना देना। तो झूठी जानकारी या झूठी सूचना देने के आरोप में आपके ऊपर धारा 177 प्रभावी हो जाती है। आपने देखा होगा जो पुलिस है उसके लिए 100 डायल है या फिर अलग अलग हेल्पलाइन नंबर होते हैं। तो मान लिया जाए कि आपने क्या किया, 100 नंबर पर ऐसे ही फोन लगा दिया और बोला कि भैया यहाँ पर क्या हो गया है, एक मर्डर हो गया है। तो अगर आप ऐसी झूठी सूचना जो है पुलिस को दे देते हो और पुलिस क्या है उस झूठी सूचना को एक सच मानते हुए या फिर सच होने का दावा जो है पुलिस कर लेती है, और बाद में पता चलता है कि वह तो सूचना क्या थी, झूठी थी, तो यही है यहाँ पर कौन सी धारा लगेगी, 177 लगेगी। तो झूठी इत्तला देना जो है धारा 177 में आता है। अगर हम इसके दृष्टांत को देखें तो अगर मान लिया जाए कि एक क्या है, कोई किसान है या फिर कोई क्या है जमींदार है, और उसकी जो प्राधिकार है या फिर उसका जो क्षेत्र है भूमि का, उसके बीच में क्या है कोई मर्डर हो जाता है और कोई लोग आके किसी व्यक्ति को वहां पर मार के चले जाते हैं, लेकिन वह जो किसान है या जमींदार है वह क्या करता है, डीएम को बोलता है कि नहीं भैया इसका जो मृत्यु हुई है वह सांप के काटने से हुई है। तो यह भी क्या है एक झूठी इत्तला के अंदर आएगा या फिर झूठी सूचना देने के तहत आएगा, और उस व्यक्ति पर जो कार्रवाई है वो धारा 177 आईपीसी की लागू हो जाएगी। अगर हम यहाँ और देखें तो मान लिया जाए 177 में कि एक जो है ग्राम में क्या है एक चौकीदार रहता है, तो गांव में एक चौकीदार रहता है और उसने देखा कि वह रात में जब चौकीदारी कर रहा था तो उसने देखा कि गांव से जो दूसरे पड़ोसी गांव हैं उसमें कोई पैसे वाला व्यक्ति था, उसके घर पर एक गुंडों का और डाकुओं का गिरोह जो है वह लूट करने के लिए जाता है। तो उसको यह पता है कि उस चौकीदार जो था उसको यह पता है कि यह उस धनी आदमी के घर पर लूट करने जा रहे हैं, लेकिन वह क्या है उसको जो इसकी इंफॉर्मेशन थी वह पुलिस को देनी थी, लेकिन वह पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है कि जो कुछ गुंडों का जो समूह है वह उल्टी दिशा में गया है, तो वह डायरेक्शन बदल देता है और जहां वह चोरी करने जाते हैं वहां की जानकारी नहीं देता है। तो यह भी क्या है झूठा इत्तला देना या फिर झूठी सूचना देना। तो उस पर लगेगी धारा 177, जिसमें क्या है भैया 2 वर्ष का कारावास। तो 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडनीय उसको किया जाएगा। अब बात करेंगे हम धारा 180 की, तो धारा 180 जो है वह कहती है कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। तो कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना इसका मतलब यह है कि अगर मान लिया जाए आपको कहीं पेश किया गया, क्या है लोक सेवक के सामने आपको पेश किया गया और आपसे जो है स्टेटमेंट मांगी, तो आपने स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन आपने अपनी स्टेटमेंट पर वह स्टेटमेंट आपने खुद दी थी और आप क्या कर रहे हो, अब उस स्टेटमेंट पर साइन करने से मना कर रहे हो। तो जब आप स्टेटमेंट या फिर अपने कथन पर हस्ताक्षर नहीं करते हो तो वहां पर 180 धारा आपके ऊपर प्रभावी हो जाती है और इसमें है 3 महीने का कारावास और 500 रुपए का जुर्माना।
तो 3 महीने का कारावास या फिर 500 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों, इनमें से किसी भी प्रकार से आपके ऊपर क्या है, दंडित किया जाएगा। अब बात करेंगे, यह जो धारा थी 180 तक, धारा चैप्टर 10 की 172 से 90 थी, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट धारा थी वो हमने देख ली है। अब बात करेंगे चैप्टर 11 की। तो चैप्टर 11 जो है वह मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरुद्ध अपराध से संबंधित है। तो मिथ्या साक्ष्य का मतलब है झूठे साक्ष्य देना, और जो लोक अपराध हैं उनसे संबंधित के बारे में यह बात करता है, और धारा 191 से लेकर 211 तक इसमें दिया गया है। अगर पुराने पेपर यूपीएसआई के देखे जाए तो उसमें जो आईपीसी है, एक एक लोगों के मन में भ्रम जो है वो कई चैनलों ने अपना बिठा रखा है कि जो आईपीसी है उसको इतना डीप में पूछते हैं, ये है वो है। अगर आप स्वयं अगर पेपरों को देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के सेट देखेंगे, तो इतना डीप में ज्यादातर नहीं पूछा गया है। जो आईपीसी की मेन चीजें हैं, मोस्टली देखा जाता है कि जो चैप्टर के नाम है, जैसे यह चैप्टर 11 है, यह क्या, मिथ्या साक्ष्य देना, तो इसमें धारा 191 से 211 है, तो डायरेक्ट यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 191 से 211 जो है वह किस विषय में दिया गया है। तो अगर हम देखेंगे आईपीसी, सीआरपीसी, इतनी चीजें हैं, उसके बाद एक्ट हैं, दहेज प्रथा अधिनियम है, ये है, तो इतना सारा पढ़ने के बाद और आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आईपीसी सीआरपीसी से 3-4 प्रश्न जो है पूछे जाते रहे हैं। तो इसमें आपको मेन पेपर जो कवर करना है वह करना है पॉलिटी का। तो आप पॉलिटी को उठा के एक डीप में पढ़िए, और जो हमारा चैनल है, मैंने उसमें प्लेलिस्ट वाइज पॉलिटी को पढ़ाया है, और पॉलिटी का सारा जो है वहां से अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका एक भी प्रश्न जो है पॉलिटी से नहीं छूटेगा। अब बात करें धारा 11 में जो 191 से 211 तक दे रखी है, इसमें मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में दे रखा है। तो धारा 191 जो है वो है मिथ्या या फिर झूठे साक्ष्य देना। तो मिथ्या या झूठे साक्ष्य देना, अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ तो आपको क्लियर ही है कि मिथ्या साक्ष्य देना किस प्रकार से होता है। तो चाहे वह आप किसी कोर्ट में, न्यायालय में, या फिर किसी भी व्यक्ति के समक्ष, और वह व्यक्ति क्या है, ऐसा प्रतिज्ञान लेने के लिए सक्षम हो। तो अगर ऐसे व्यक्ति के प्रति आप जो है शपथ लेकर, या फिर आपने देखा होगा कोर्ट में जो है गीता होती है, या फिर जो होली बुक होती है, उस पर क्या आपका हाथ रखवा लिया जाता है और बुलवाया जाता है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। तो इस प्रकार से या तो आपको शपथ या प्रतिज्ञान दिलवाकर आपसे कोई वचन लिया गया हो सच बोलने के लिए, यह वचन क्या है, मौखिक भी हो सकता है, या फिर आपने रिटन में कुछ दिया हो। तो अगर ऐसा आपने जो है वह झूठा दिया है तो वही होता है मिथ्या या फिर झूठा साक्ष्य देना। तो अगर आप मिथ्या या झूठा साक्ष्य देने हो, तो अगर आप ऐसे जो है कथन, जो गलत कथन या फिर गलत का साथ देते हो, तो वहां हो जाता है भैया झूठा साक्ष्य देना। अब बात करें धारा 192 की, तो जिसमें क्या है, मिथ्या साक्ष्य गणना। तो धारा 192 जो है मिथ्या साक्ष्य गणना, और धारा 191 झूठा साक्ष्य देना। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इसको हम देखेंगे। तो मिथ्या साक्ष्य देना का मतलब है जब आप कोई मौखिक या लिखित में क्या है, आप कुछ झूठे साक्ष्य प्रोवाइड करा देते हो। लेकिन मिथ्या साक्ष्य गणना में जो है वो इस प्रकार से आएगा कि मान लिया एक ए व्यक्ति है और एक है बी व्यक्ति। तो आपने क्या किया, आपको पता है कि बी क्या है, कहीं भी दोषी नहीं है, लेकिन आप इसका क्या करते हो, ए जो है बी के बैग में क्या कर देता है, गन रख देता है। अब क्या है, ए ने जो है बी के बैग में गन रख दी और पुलिस को क्या है, सूचना दे दी कि भैया बी जो है आतंकवादी है, या फिर क्या है, एक गुंडा है, इसके में क्या है, हथियार रखा हुआ है। और यहाँ बी को कुछ पता नहीं था इसके साथ, या क्या है, एक दुर्घटनावश जो है, या फिर एक कहें तो षड्यंत्र के तौर पर क्या है, ए ने इसके बैग में गन रख दी, और जब पुलिस आती है तो देखती है कि बी के बैग में वास्तव में गन है। तो यहाँ पर क्या है, यह हो जाता है मिथ्या साक्ष्य गणना। तो अगर धारा 191 देखें तो झूठा या मिथ्या साक्ष्य देना, वहीं धारा 192 देखें तो मिथ्या साक्ष्य गणना। तो अब यहां देखेंगे धारा 193। तो 191 और 192 दोनों के लिए जो दंड का प्रावधान दिया गया है वह धारा 193 में दिया गया है। तो अगर मिथ्या साक्ष्य के लिए जो दंड है धारा 191 और धारा 192 के लिए 193 में दिया गया है। तो यहां पर जो मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड है वह दो प्रकार का बताया गया है। एक तो मिथ्या साक्ष्य देना या फिर मिथ्या साक्ष्य गणना, वह कब, जब कोई काम न्यायिक कार्यवाही के तहत किया जा रहा है। तो अगर न्यायिक कार्यवाही अर्थात उसमें क्या है, जो ट्रायल चल रहा है, या फिर उसको क्या है, न्यायिक कार्रवाई में जब उसका कार्य जो है किया जा रहा है, ऐसे कार्य के लिए आप मिथ्या साक्ष्य देते हो, तो यहाँ जो न्यायिक कार्रवाई में दंड होगा वह 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। और यह जो 7 वर्ष का कारावास है, यह दोनों भांति में से किसी भी प्रकार का हो सकता है, साधारण भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। तो 193 में अगर न्यायिक कार्यवाही के तहत जो है
मिथ्या साक्ष्य दिया गया है या फिर मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया है तो वहां 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। और अन्य कार्यवाहियों को, न्यायिक कार्यवाहियों को छोड़कर अगर अन्य किसी कार्यवाही के लिए उसके तहत आपने झूठे साक्ष्य दिए हैं या फिर झूठा जो है आपने प्रतिवेदन दिया है तो इसमें क्या है 3 वर्ष का जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना या फिर दोनों से दंडनीय किया जाएगा। तो यहीं अगर कार्यवाही न्यायिक होती है तो वह दंड जो है 7 वर्ष का हो जाता है और प्लस जुर्माना, और अन्य कार्यवाही जो होती है उसमें 3 वर्ष का जो है कारावास या फिर जुर्माना। तो हमने देखा धारा 191, धारा 192 और धारा 193। अब हम बात करेंगे धारा 194 की। तो धारा 194 वह कहती है कि मृत्यु दंड दिलाने वाले केस में आपने अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा कार्य जो है उसके खिलाफ आपने झूठे सबूत दिए हैं जिससे कि दूसरे व्यक्ति को क्या है मृत्यु दंड मिल सके। तो अगर ऐसे झूठा साक्ष्य दिया है जिसमें क्या है कि जब सुनवाई हो या फिर फैसला दिया जाए तो उससे किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड का जो है मृत्यु दंड का दंडादेश दे दिया जाए। तो जब सजा मृत्यु दंड की सुनाई जा सकती है किसी व्यक्ति को, किसके तहत? आपके झूठे साक्ष्य के तहत। तो उसमें क्या है आपको 10 वर्ष तक का कारावास जो है दे दिया जाएगा। तो हमने 193 में देखा था कि न्यायिक कार्यवाही में 7 वर्ष था और अन्य कार्यवाही में क्या था 3 वर्ष था। लेकिन अगर झूठा आपने इस प्रकार का बोला है या फिर आपने झूठा साक्ष्य इस प्रकार का गढ़ा है जिसमें कि व्यक्ति को क्या हो सकता है मृत्यु दंड हो सकता है, तो अगर मृत्युदंड हो सकता है तब आपको धारा 194 के तहत क्या है 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। तो यहां तो यह है कि जब व्यक्ति को क्या है आपने ऐसी बात का झूठा आरोप लगाया है या फिर झूठे साक्ष्य दिए हैं जिनसे कि मृत्युदंड हो सकता है, लेकिन वहीं अगर कोर्ट ने क्या किया आपके झूठे सबूतों के आधार पर कोई फैसला सुना दिया और व्यक्ति को क्या हो गया मृत्युदंड हो गया, फांसी की सजा जो है वो कोर्ट ने सुना दी और उसको फांसी पर लटका दिया, तो भैया वो तो हो गया राम नाम सत्य। और उसके साथ ही क्या है आपके ऐसे झूठे साक्ष्य का अगर बाद में पर्दाफाश होता है तो आपको भी अल्लाह को प्यारा कर दिया जाएगा। तो यहीं पर क्या है अगर आपने केस ऐसा था कि मृत्यु दंड में क्या था उसको आपने ऐसे झूठे साक्ष्य दिए थे जिनसे मृत्यु दंड व्यक्ति को हो सकता था और उससे पहले ही उसको दंड तो मृत्यु दंड की सजा नहीं सुना पाया, लेकिन उससे पहले आपके झूठ का पर्दाफाश हो गया, तब तो आपको 10 वर्ष का कारावास दे दिया जाएगा और प्लस में जुर्माना। लेकिन व्यक्ति को अगर आपके झूठे सबूतों के चलते मृत्यु दंड का जो है उसको फैसला सुनाया गया था और उसको क्या कर दिया हैंग टिल डेथ फांसी में लटका दिया गया, तो वह व्यक्ति तो मर गया और बाद में कब होता है खुलासा कि आपने दिया था झूठा साक्ष्य, तो आपको भी उसी के पास भेज दिया जाएगा, अर्थात कहें तो आपको भी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अब बात करें धारा 197 की। तो धारा 197 जो है वह है झूठा प्रमाण पत्र जारी करना या फिर हस्ताक्षरित करना। तो अगर 197 के तहत आप फर्जी डिग्री पर हस्ताक्षर करते हो या फिर क्या है फर्जी डिग्री बनाते हो या फिर उस पर हस्ताक्षर करते हो तो धारा 197 के तहत इस प्रकार से समझा जाएगा कि आपने क्या किया है धारा 191 और धारा 192 के तहत मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। तो सर्टिफिकेट भी एक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए 197 में बताया गया है कि फर्जी डिग्री या सर्टिफिकेट बनाना या फिर उस पर साइन करना यह किसके बराबर है, तो यह समझा जाएगा कि आपने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है या फिर मिथ्या साक्ष्य दिया है। तो इसमें भी सजा इसके अकॉर्डिंग होगी 191 और 192 के तहत। तो उम्मीद करता हूं चैप्टर 10 और चैप्टर 11 से जो जो इंपॉर्टेंट धाराएं थी वो आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।